जेनजी वो जेनरेशन जो इन दिनों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। जेनजी वो जेनरेशन जिसने इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर कोई उनके बारे में सोचने को, उनके बारे में बात करने को मजबूर है। जेनजी वो जेनरेशन जिसने भारत से पहले दुनिया के कुछ देशों में इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी कि वहां या तो सत्ता परिवर्तन हो गया या फिर वहां पर बड़ी हिंसक घटनाएं भी हुई, जिसके लिए माना यह गया कि जेनजी की जो सोच है, जेनजी के जो विचार हैं, उससे वो देश शायद मैच नहीं कर पा रहे थे, उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से जेनजी को लगा कि यहां व्यवस्था परिवर्तन हो जाना चाहिए। आज उसी जनरेशन की बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जेनजी से बात करने के लिए, जेनजी से संवाद करने के लिए या जेनजी के विचारों के साथ मेल खाने के लिए बाकी अन्य विचार भी तैयार है। अन्य लोग अपने विचार जेनजी के साथ मिलाना चाहते हैं, उनकी सोच के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों आज जेनजी की ही सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? हम आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो जेनजी से ही जुड़ा है, और जेनजी को लेकर देश में किस तरह से माहौल बदल गया है उससे जुड़ा हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन। जेनजी की हम बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश में माहौल अचानक से बदल दिया है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ, एक प्रदर्शन शुरू हुआ जो धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, और वह आंदोलन इस कदर हो गया कि पहली बार 12 साल में ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार, एनडीए सरकार को दबाव झेलना पड़ा, और दबाव में सरकार को अपने एक मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। जेनजी ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को भी लगा कि नहीं, अब जेनजी के साथ अगर संवाद करना है तो हमें उन्हीं के अंदाज में बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हीं के तौर तरीके के साथ, उनकी सोच के साथ मिलाकर सरकार को चलाना पड़ेगा। और तभी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे रील्स बनाने शुरू किए, अपने छोटे छोटे वीडियो मैसेजेस जारी करने शुरू किए। उसी जेनजी की बात करेंगे। दरअसल जेनजी को लेकर सरकार मुश्किलों में घिर गई थी, यह सबने देखा था किस तरह से पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ। पहले तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे उसमें माहौल बिगड़ने लगा, या कहें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई, कुछ दूसरे संगठनों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो प्रदर्शन में, इस तरह के धरना प्रदर्शन में, आंदोलनों में शरीक होते हैं और माहौल को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई। लेकिन जेनजी का यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो गया, और उग्र ऐसा हुआ कि दिल्ली में हड़कंप मचा, उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे वो आग फैलने लगी। जेनजी नाराज हो गई। जेनजी को लगा कि यह सरकार हमें दबाना चाहती है, सरकार हमारी आवाज को कुचलना चाहती है। और उसी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद सरकार का कहना कि हम पेपर लीक को लेकर नया कानून बनाने जा रहे हैं, कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं, कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं, तब जाकर धीरे धीरे जेनजी का आंदोलन शांत हुआ। अब नया क्या हुआ है? जेनजी से बात करने के लिए एक ऐसे शख्स ने कदम बढ़ाया, और एक ऐसे शख्स ने उनसे संवाद किया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। आरएसएस। सभी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन आप कह सकते हैं आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत में जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जो बीजेपी है, उसकी मातृ संस्था मानी जाती है, मातृ संगठन माना जाता है आरएसएस को। कहा जाता है कि आरएसएस के विचार बीजेपी मानती है, आरएसएस की सोच, आरएसएस की खींची गई लाइन, आरएसएस की खींची गई लकीर पर चलना बीजेपी की जरूरत है, या कहें कि उनकी मजबूरी है। यानी आरएसएस पूरी तरह से गाइड करती है बीजेपी को। हालांकि यह जरूर बीजेपी दावा करती है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम सीधे तौर पर एक दूसरे के मामले में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन सच्चाई यही है कि आज बीजेपी के जो भी शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सब आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेता हैं। सबका लंबा इतिहास रहा है, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं, संघ प्रचारक के तौर पर काम करते रहे हैं, और बड़ी भूमिका रही है राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, रथ यात्रा को लेकर। नरेंद्र मोदी उस दौरान भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में उसकी एक ऐसी अहमियत है कि माना जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी से ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं,
क्योंकि जाहिर तौर पर पार्टी की लाइन लेंथ वो तय करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी से और जेन अल्फा से संवाद किया है, बातचीत की है। मैं पूरा विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या बातें हुई हैं और ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, कितने लोग इसमें शामिल थे, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह कि मोहन भागवत मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे और इसमें जेन जी और जेन अल्फा के लोग जो युवा हैं वो मौजूद थे और उनसे लगभग 1 घंटे तक मोहन भागवत ने संवाद किया है, सवाल जवाब हुआ है प्रॉपर। यानी एक बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई है। जेन जी, जेन अल्फा ने जो सवाल पूछे, मोहन भागवत ने उनका जवाब दिया। मोहन भागवत ने अपनी बातें रखी, अपनी सोच बताई, संघ की सोच बताई और ये सारी बातें जो मोहन भागवत ने कही है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हुआ क्या है। दरअसल मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN, ये जो एक संगठन है उसकी 15वीं वर्षगांठ थी और उसी वर्षगांठ के मौके पर मोहन भागवत उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में 11 साल से 19 साल की उम्र के करीब 2000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। यानी बड़ी संख्या थी, ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग थे, 2000 युवा थे सिर्फ उस कार्यक्रम में, उस हॉल में। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, इसकी 15वीं वर्षगांठ का मौका था। नीट पेपर लीक को देश भर में, उस पेपर को लीक को लेकर देश भर में जो आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद माना जा रहा है कि आरएसएस का यह संवाद सबसे प्रभावी संवाद माना जा रहा है, क्योंकि देश के वो युवा जो मानते हैं कि सरकार ने उनकी सही समय पर नहीं सुनी या उनकी बात अनसुनी की जाती है, उन्हें नासमझ मानकर उनको इग्नोर किया जाता है, इस मामले में मोहन भागवत, और कहते हैं कि संघ के जो प्रमुख होते हैं ना, वो इतने विद्वान लोग होते हैं जो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। वो हर बात का जब वो हर पीढ़ी, उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव मानी जाती है। तो संघ प्रमुख को माना जाता है कि वो हर पीढ़ी के लोगों से बातचीत और संवाद करने में विश्वास करते हैं। उनका विचार होता है कि सबको मिलाकर चलना होगा, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह संवाद बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल जो आंदोलन चला था उसके बाद ये बहुत अहम संवाद है। अब इसमें हुआ क्या है आपको बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब ये बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो आप ये कह सकते हैं युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस सरकार पर उनका गुस्सा है, जिस सरकार से उनकी नाराजगी है कि यह सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, उसी सरकार में जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, बीजेपी के मातृ संगठन की सोच बिल्कुल उलट है। यानी सरकार में बैठे लोगों ने या सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसी बात कही गई जिसमें कहा गया कि ये युवा जो हैं वो गलत रास्ता अपना रहे हैं या उनका आंदोलन गलत है, अगर किसी ने यह बयान दिया है तो उससे उलट संघ प्रमुख ने कहा है कि नहीं, यह आंदोलन बिल्कुल गलत नहीं था। अब इससे युवाओं को इसलिए खुशी मिल रही है, युवा इसलिए उत्साहित हैं कि उन्हें लग रहा है कि चलो सरकार में जो पार्टी है उसके मातृ संगठन ने, उसके सबसे बड़े व्यक्ति ने कहा है कि नहीं, हमारा आंदोलन सही है और वो व्यक्ति हमारे साथ, हमारी सोच के साथ है। इसका मतलब है कि सरकार पर अब दबाव बना रहेगा और सरकार इन युवाओं की बात सुनेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ के बड़े लंबे समय तक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने भी युवाओं के आंदोलन को सही बताया था और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इनकी हर मांग, इनकी हर समस्या का समाधान कर सकें, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर कर सकें। अब मोहन भागवत ने प्रमुख बातें क्या कही हैं वो आपको बताते हैं। जो बड़ी बातें, 10 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, सरकार की गलती को लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि युवाओं को बहुत खुश होने वाली बात है, उनके लिए बड़ी खबर है कि मोहन भागवत संघ प्रमुख ने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब होता है किसी देश में जब बातचीत नाकाम हो जाती है या बातचीत नहीं होती, यानी जब संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है तब आंदोलन की नौबत आती है, तब देश में कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है। अगर सरकार ने पहले ही बात कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि आंदोलन भी दरअसल बातचीत का ही एक तरीका है। अगर आप टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, आप चेयर पर बैठकर बात नहीं करेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे, तो फिर आखिर में आंदोलन ही वो जरिया होता है जिसके जरिए बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं है, आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं है।
तो ये वाकई आप देखिए कि जो पहली प्रमुख बात मैंने बताई है वो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को सही नहीं कहा जा सकता और आंदोलनकारियों को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंदोलन इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि आपकी बातचीत आपने नहीं की या आपकी बातचीत नाकाम थी। या तो आप बात करने को तैयार नहीं थे या आप बात कर रहे थे तो उसका नतीजा आप नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए आंदोलन भी बातचीत का एक जरिया बनता है और फिर आंदोलन की नौबत आती है। इसलिए जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ वो गलत नहीं था, वो आपकी नाकामी थी, आपकी ढिलाई थी, जिसकी वजह से युवाओं को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। पहली बात। अब दूसरी बात, जेन जी की सोच को लेकर, जिनको लेकर बहुत सारे लोग आज सवाल उठाते हैं ना कि जेन जी की सोच गलत है। दरअसल मैंने पहले भी इसको लेकर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि दरअसल जेन जी जो जिस उम्र के लोग होते हैं ना, उनको भटकाया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान वो बड़े भावनात्मक तौर पर कमजोर होते हैं, भावुक होते हैं। वो बहुत जल्दी एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट भी होते हैं, क्योंकि वो समझदारी बढ़ने वाली उम्र होती है। और मैंने इसको लेकर इसीलिए वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना, ये जेनजी कभी भी इस तरह से आंदोलन या पथराव या आगजनी या मारपीट इन सब चीज में विश्वास नहीं करते। जेनजी तो वो बच्चे होते हैं जो अभी नए नए दुनियादारी को समझ रहे होते हैं। तो इसलिए उसमें पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था जिसने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि सरकार उससे पहले बातचीत करके समाधान तक पहुंच गई। तो जेनजी की सोच को लेकर मोहन भागवत ने कहा है कि हम लोग जब जेनजी की उम्र में थे तब बड़े जो कहते थे हम मान लेते थे, हम सवाल नहीं करते थे। लेकिन आज की जेनजी जो है वो समय के साथ समझदार हुई है, वो प्रोग्रेसिव हुई है, वो अब चीजों पर नजर रखती है। पहले की, मोहन भागवत ने अपनी पीढ़ी की बात की कि हम जब जेनजी हुआ करते थे तब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, हम इतना सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारों की दुनिया में नहीं थे, तब हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता था, इसलिए जो बड़े कहते थे हम चुपचाप मान लेते थे। आज की जेनजी वैसी नहीं है। आज की जेनजी आपसे सवाल पूछना जानती है। आज की जेनजी को जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए। यानी आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा और प्यार से देना होगा, क्योंकि उनका अधिकार भी है सवाल पूछना। अगर उनको दुनिया में चीजें टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, अखबारों में या लोगों से बातचीत होते होते कुछ चीजें पता चलती हैं तो आपसे पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं, जानना चाहते हैं, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जेनजी की सोच को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो सवाल पूछते हैं तो आपको भी प्यार से जवाब देना चाहिए उन बातों का। तीसरी बात, जेनजी के अधिकार को लेकर टिप्पणी की मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि जेनजी को आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये तो हम कतई नहीं कह सकते। यानी उन्होंने कहा कि जेनजी के अधिकार को लेकर अगर बात होगी तो ये कोई भी अगर कहता है कि उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए तो यह गलत है, क्योंकि वो उनका अधिकार है। संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हां, ये कैसे करना है ये देखना चाहिए। यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रदर्शन गलत नहीं हो सकता। प्रदर्शन, जैसा कि पहली बात में उन्होंने कहा कि प्रदर्शन तो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और प्रदर्शन बातचीत का ही एक जरिया होता है। अगर आप उनकी नहीं सुन रहे होते हैं, टेबल टॉक नहीं करते, तो फिर वो प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके अधिकार को लेकर अगर कोई ये कहता है कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा। आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार था। कैसे करना है ये जरूर उनको सोचना चाहिए। उसके बाद जेनजी के विरोध पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें भी देखना होगा कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो कोई तकलीफ है, तभी वो चिल्ला रही है। यानी जेनजी ने अगर आवाज उठाई है, जेनजी अगर शोर कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवजह का चीख रहे हैं। उन्हें कोई तकलीफ हुई है इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये मत कहिए कि वो बेवजह का हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनकी तकलीफ पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी ये अगली पीढ़ी है और वो हमारे ही लोग हैं, इसलिए हमें उनसे अच्छा संबंध बनाकर रखना है। उन्हें हमारी बात समझनी भी चाहिए और हमें उनकी बात समझनी चाहिए। यानी ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। 1 वे कम्युनिकेशन जहां भी होता है वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। 1 वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सुनते हैं या अपनी कहते हैं। इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जेनजी को भी हमारी बात समझनी चाहिए और हमें भी जेनजी की बात सुननी और समझनी चाहिए, तभी जाकर चीजें बेहतर होंगी। 5वीं बात उन्होंने क्या कही
कि जेन जी पर जो लोग देश विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने, संघ प्रमुख ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर जेन जी आंदोलन कर रही है तो वो एंटी नेशनल नहीं है। ये सारी बातें मैं वो बता रहा हूं जो मोहन भागवत ने उस संवाद में कही है, जेन जी के सवालों के जवाब में कही है। वो जेन जी के ही सवाल थे जिस पर वो कह रहे थे कि जेन जी अगर आंदोलन कर रही है तो वो एंटी नेशनल नहीं हो सकती। वो अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, सिस्टम में सुधार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वो आंदोलन भी जो कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम में सुधार के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो एंटी नेशनल कतई नहीं कहे जा सकते। अब छठी बात, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, इसका भी जवाब दिया उन्होंने। दरअसल युवा ये सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण हमें भी जानना होगा कि आखिर क्यों हुआ। इसे देखकर तय करना होगा कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। मैं भी पढ़कर बता रहा हूं कि कुछ उपद्रवी लोग इसमें शामिल हो गए थे, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये बात मोहन भागवत ने कही। यानी उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत स्पष्टता से, बहुत एकदम साफ सुथरे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक इंटेलिजेंस की या फिर किसी पुलिस डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है। मैंने जो अखबार में पढ़ा है वो जानकर मैं कह रहा हूं कि जो जानकारी मिल रही है कि कुछ उपद्रवी लोग इसमें शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, ये मैंने अखबार में पढ़ा है। अगर मुझे आंख मूंद कर भरोसा करना हो तो मैं जेन जी पर भरोसा कर सकता हूं। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं संघ प्रमुख, और ये संघ प्रमुख नहीं कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं को यह समझना होगा कि संघ प्रमुख ने कितनी प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह बात कही है कि जेन जी को हमें साथ मिलाकर चलना होगा, तभी देश चलेगा। जेन जी समझदार ज्यादा है, वो सवाल पूछेगी, एंटी नेशनल नहीं है। आंदोलन करेगी, एंटी नेशनल नहीं है। प्रदर्शन करती है तो वो कोई असामाजिक तत्व नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, ज्यादा खबरें उसके पास होती हैं, वो जानकारियां जुटाने में विश्वास करती है, इसीलिए वो सवाल पूछती है। सवाल पूछने पर उसे प्यार से जवाब दीजिए ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे विश्वास करने की बात हो तो मैं आंख मूंद कर जेन जी पर विश्वास कर सकता हूं। मोहन भागवत ने यह बात कही है। समझिए कि मोहन भागवत ने आने वाले समय में सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक लकीर खींच दी है। अब बीजेपी को और सरकार को इस लकीर पर चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के युवाओं को इस संवाद के बाद बहुत खुश होना चाहिए कि बहुत बड़ा मैसेज मोहन भागवत ने इस सरकार को दे दिया। अब सरकार को इस लाइन पर चलना होगा, और जेन जी को कैसे सरकार के साथ संघ प्रमुख की सोच के साथ जुड़कर चलना है, वो भी तय कर दिया संघ प्रमुख ने कि अगर जेन जी को आप मिलाकर नहीं चलेंगे तो ये कमी आप में है, जेन जी में नहीं है। सातवीं बात उन्होंने कही शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा को लेकर, कि शिक्षा जो है वो कमर्शियल बिजनेस नहीं है, ये व्यापारिक कोई काम नहीं है, वो सर्व सुलभ हो, यानी सबके लिए सहजता से उपलब्ध हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए। ये भी वो कह रहे हैं कि मैंने या किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि सरकार ही सारी शिक्षा प्रणाली को चलाए। अगर प्राइवेट संस्थान भी हैं तो भी वो व्यापार की तरह से न चले, सबके लिए वो सुलभ हो, उस हिसाब से आपको सिस्टम बनाना चाहिए। हमें भी सहयोग करना होगा, तभी सुधार होगा। और उसके बाद पाठ्यक्रम की बात आनी चाहिए, यानी पहले ऐसी व्यवस्था बनाइए कि सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो, सुलभ हो। मतलब कहने का मतलब इतनी महंगी भी ना हो जाए कि लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध ना हो पाए शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसे व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। अब उन्होंने आखिर में एक बात और कही है, पाकिस्तान और चीन से बातचीत के बंद होने पर। उन्होंने कहा कि लड़ाई के समय हमें सरकार का साथ देना चाहिए। यह देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब किसी से हमारी लड़ाई हो रही है उस वक्त आंख मूंद कर देश के साथ खड़े रहिए, फिर कोई सवाल नहीं। लेकिन जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाए तब फिर बातचीत का रास्ता ढूंढिए, यानी आप अपने जो मुद्दे हैं उस वक्त उसको साइड कर दीजिए। जब हमारे देश की सेना किसी से लड़ रही है तब आप पहले देश का साथ दीजिए। जब लड़ाई खत्म हो जाए फिर बातचीत का रास्ता ढूंढिए और बातचीत करिए, क्योंकि लड़ाई कभी परमानेंट नहीं होती है। तो लड़ाई जब होती है उस वक्त होती है, उस वक्त देश के साथ खड़े रहिए और उसके बाद फिर आप अपनी बात शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही है सेम सेक्स मैरिज पर।
जिनको हम कहते हैं ना, लेस्बियन कहते हैं या फिर अलग अलग शब्दों से हम परिभाषित करते हैं, गे कहते हैं वगैरह वगैरह, तो होमोसेक्सुअल कहते हैं, उसको लेकर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज पर कहा है कि जो सिस्टम चल रहा है उसे छोड़ा जाए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। यानी जो अभी चल रहा है सिस्टम, उसको छोड़ देने पर आपको परेशानी होगी। अगर आप नया सिस्टम ला रहे हैं तो पहले सोसाइटी को उसके लिए तैयार करना होगा। आप अचानक से सेम सेक्स मैरिज को, होमोसेक्सुअलिटी को, या उसको अचानक से नहीं सोसाइटी में आप सोचेंगे कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। सोसाइटी को पहले तैयार करना होता है उसके लिए, तब जाकर वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होता है, क्योंकि बदलाव अचानक से नहीं होता है। यानी उन्होंने एक मैसेज दिया युवाओं को कि आप ये मत समझिए कि वर्तमान जो सोसाइटी है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या वो आप पर कमेंट कर रही है, इसका बुरा मत मानिए। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए अभी आसानी से एक सिस्टम को बदलकर दूसरे सिस्टम में शिफ्ट हो जाना थोड़ा वक्त लगेगा। सोसाइटी एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड होगी, धीरे धीरे तैयार होगी, तब जाकर नया सिस्टम जो है वो धीरे धीरे लागू होता है या लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और आखिर में उन्होंने एक बात कही महिलाओं के नेतृत्व को लेकर। महिलाओं की भागीदारी के बारे में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह तय है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें समान अधिकार मिले, उन्हें बराबरी का हक मिले, ये जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि अगर वो आधी आबादी है, हम कहते हैं, तो उस आधी आबादी को आप बिल्कुल पीछे छोड़ दें और सिर्फ आधी आबादी पुरुषों को आगे कर दें तो समाज चल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर आज आपको समाज को अच्छे से लेकर चलना है, किसी देश को या दुनिया को आगे बढ़ाना है, तो महिलाओं को हर देश में आगे लाना पड़ेगा और आगे लाकर उनको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप समाज को बराबरी के दर्जे के साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आप समझिए कि कितनी प्रोग्रेसिव बात, कितनी बेहतरीन संवाद हुआ है। और एक और शब्द मैं बता दूं या दो शब्द कह दूं जो मोहन भागवत ने जेन ज़ी के लिए मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आज की सरकार को समझना होगा, जो वर्तमान पीढ़ी या फिर जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसको समझना पड़ेगा कि जेन ज़ी हमसे कहीं ज्यादा ईमानदार और हमसे कहीं ज्यादा देशभक्त है। अगर वो आवाज उठा रहे हैं, अगर वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो आपसे कोई जवाब मांग रहे हैं, तो समझिए कि वो बहुत ईमानदार हैं, वो बहुत देशभक्त, सच्चे देशभक्त हैं। तभी वो चाहते हैं कि जो समस्या है उस पर संवाद हो। अगर वो ईमानदार नहीं होते, देशभक्त नहीं होते, तो संवाद नहीं करते, वो फिर वो आपसे पूछते नहीं, फिर तो अपनी मर्जी से जो मर्जी आती करते, तांडव करते, कुछ भी हंगामा करते नहीं। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यानी वो संवाद चाहते हैं, और संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए मोहन भागवत ने जेन ज़ी को यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, संघ आपके साथ है, आरएसएस आपके साथ है, और आरएसएस की सोच, आरएसएस का मानना है कि जेन ज़ी ईमानदार भी है और देशभक्त भी है। जेन ज़ी एंटी नेशनल हो ही नहीं सकती, बल्कि वो मतलब पुरानी पीढ़ी से ज्यादा समझदार है, इसलिए वो ज्यादा ईमानदार भी है। जेन ज़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संवाद मोहन भागवत ने किया है, और मुझे लगता है कि यह ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि वर्तमान सरकार आरएसएस को मानती है। वर्तमान सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका मातृ संगठन संघ है, तो अगर संघ प्रमुख ने कहा है तो यानी सरकार के लिए लाइन खींच दी गई है, लकीर खींच दी गई है, और इसी लकीर पर चलना होगा, इसी लाइन पर सरकार को चलना होगा। जेन ज़ी को सुनना पड़ेगा, आपको जेन ज़ी की आवाज सुननी होगी, जेन ज़ी की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।